नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। और वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे पीएम मोदी के अयोध्या दौरे की, राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार की, बदलते मौसम के मिजाज की और भी बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव, जहां दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी का अयोध्या दौरा। अयोध्या को मिली सौगात, क्या क्या मिली सौगात, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। आज का दिन यानी 30 दिसंबर अयोध्या के लिए काफी खास रहा, क्योंकि आपको बता दें आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा था और उन्होंने इस दौरे के साथ ही अयोध्या वासियों को कई सारी सौगात भी दी, जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 16,000 करोड़ की सौगात अयोध्या वासियों को दी और साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि का भी उद्घाटन किया। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली से पहली फ्लाइट भी लैंड की और जय श्री राम के उद्घोष के साथ काफी जोशीले अंदाज में यात्री चढ़े और पहली हवाई यात्रा को पूरा किया। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अयोध्या पहुंचने पर 15 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया और इस रोड शो में लोगों का जो हुजूम उमड़ा और लोगों का जो उत्साह था वो देखते ही बना। लोगों ने पुष्प वर्षा की। आपको बता दें कि 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम था। साथ ही अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया और 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन की सौगात भी अयोध्या वासियों को मिली। तो कुल मिलाकर देखा जाए आज का दिन अयोध्या के लिए बिल्कुल ऐतिहासिक रहा है। साथ ही बता दें इस कार्यक्रम में तमाम बड़े बड़े नेता, साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे और अब इतने तमाम योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और तमाम सौगातें अयोध्या वासियों को मिल चुकी है। और आने वाला दिन 22 जनवरी और भी खास होने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला अपने घर में पुनः विराजमान होंगे। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरामैन सुशील बाल के साथ। राजस्थान में हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रियों ने ली शपथ। किस किस मंत्री ने ली शपथ, बता रही हैं हमारी संवाददाता जूही सिंह। राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार हो गया है, जहां किरोड़ी लाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौर को राजस्थान मंत्री मंडल में जो है जगह मिली। आपको बता दें कि 200 लोकसभा सीटों वाले चुनाव में जो है बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत हासिल की थी। कुल 199 सीटों पर चुनाव कराए गए थे, जिसमें एक सीट की बात करें तो वहां से विधायक के निधन की वजह से चुनाव को टाल दिया गया था, जिसके बाद बीजेपी ने भारी तादाद बहुमत हासिल करते हुए यहाँ 115 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 69 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद जो है 15 दिसंबर को वहां नए विधायक, पहली बार के विधायक बने भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री ने वहां मुख्यमंत्री के साथ साथ शपथ ग्रहण किया था, जिनमें दिव्या कुमारी और बैरवा जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। इसके साथ ही काफी समय से जो है मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब जो है फाइनली आज इसको लेकर इसका विस्तार किया गया, जिनमें इन दोनों के अलावा अन्य भी कई मंत्रियों को जगह मिले। हालांकि कई नए चेहरे भी हैं जिनको शायद अनुभव की कमी है और इस वजह से ऐसे में कुछ पुराने विधायकों को भी, मंत्रियों को भी एक बार फिर से दोबारा से मंत्री बनाया गया है। इन मंत्रिमंडल में राज्यवर्धन सिंह राठौर, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ साथ गजेंद्र सिंह खिमसर, बाबूलाल खराड़ी, जोगा राम पटेल, जोरा राम कुमावत, सुरेश सिंह रावत और मदन दिलावर ने मंत्री पद की शपथ ली है। मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी की रणनीतिक क्षेत्रीय संतुलन साधने की होगी। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों की बात करें तो 29, राजस्थान में 25 और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। और 2018 के चुनाव में जब बीजेपी तीनों राज्यों में हार गई थी, तब भी पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में कुल 65 में से 61 सीटों पर जीत मिली थी। और इसी को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से है इस प्रदेश में जो है अपनी पकड़ बना ली है और अब आगे के लिए जो बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है, तमाम मंत्रियों को जगह दे रही है और जो नए मंत्री है, नए चेहरे, उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में मौका मिला है। कैमरामैन सुशील पहल के साथ मैं जूही, इंडिया वन। उत्तराखंड में ये साल धामी सरकार के लिए रहा ऐतिहासिक। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा।
2023 धामी सरकार के लिए ऐतिहासिक साल कहा जा सकता है, क्योंकि इस साल धामी सरकार ने कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर लिए जो राज्य के भविष्य के लिए कई परिवर्तनकारी साबित हो सकते हैं। सरकार की तरफ से इन्वेस्टर समिट किया गया ताकि राज्य में निवेश आ सके, निवेश के जरिए रोजगार मिल सके, विकास की रफ्तार बढ़ सके। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षतिपूर्ति आरक्षण के साथ साथ मूल निवास यूसीसी जैसे बड़े विषयों पर भी विशेषज्ञ कमेटी का गठन करने का काम धामी सरकार की तरफ से किया गया। ये कहा जा सकता है कि धामी सरकार लगातार जनहित के फैसले लेती रही और जो विरोधी हैं विरोधियों को परास्त करती रही। जिस तरीके से 2023 धामी सरकार के लिए ऐतिहासिक कहा जा सकता है, उसी तरीके से आने वाला 2024 है वो भी धामी सरकार के लिए चुनौतियों भरा कह सकता है, क्योंकि जो निर्णय लिए गए उन निर्णयों को धरातल पर उतारना धामी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बदलते मौसम के साथ तापमान में आई भारी गिरावट। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। बता दें कि दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में दिन प्रतिदिन ठंड का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन कोहरा घने कोहरे में बदलता जा रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि शनिवार और रविवार यानी 2 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और कोहरा घने कोहरे से भी ज्यादा होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार और रविवार को भीषण ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में 2 जनवरी तक घने से भी बहुत घना कोहरा रहने का अनुमान जताया। शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी दिल्ली समेत उत्तर भारत में घना कोहरा छाया रहा। इसके चलते 250 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई, जिसमें दिल्ली अकेले में 238 फ्लाइटें शामिल हैं। वहीं 125 से ज्यादा ट्रेनें के संचालनों पर भी असर पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर के साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति का पूर्वानुमान जताया है। बता दें कि 2 दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया और अधिकतम तापमान सामान्य 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम होगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को न्यूनतम तापमान दिल्ली में 10.7 डिग्री आका गया। बता दें कि मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में 2 दिन के लिए भारी ठंड का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि इन 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में घने कोहरे का असर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड पुलिस ने नए साल के जश्न के लिए लागू किया प्लान। क्या है पुलिस का प्लान, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड पुलिस ने ट्रैफिक के लिए नया प्लान जारी किया है, यानी नए साल पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस अब सचेत नजर आ रही है। पुलिस की तरफ से नया ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है, यानी शहर के भीतर किसी भी प्रकार से 31 और 1 जनवरी तक कोई भी भारी वाहन प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो दूसरे राज्यों से जो सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं, जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे, वो भी शहर के भीतर एंट्री नहीं कर पाएंगे, यानी बाईपास रोड से उन्हें सीधे उनके हिल स्टेशन भेजने का काम यहाँ पर किया जाएगा। पुलिस की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हुड़दंग ना हो, भीड़ नियंत्रण में रहे और नए साल का जो जश्न है वो बरकरार यहाँ पर रहे, लोग अपने नए तरीके से अपना एंजॉय यहाँ पर कर सके। पुलिस ने अपनी व्यवस्था दुरुस्त कर दी है। अब देखना यह होगा कि धरातल पर पुलिस इस चुनौती को किस रूप में कर पाती है। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण पर एमसीडी और एनडीएमसी हुआ सख्त। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। दिल्ली में रोडों पर जिस तरह से मजार बनी हो, चाहे मस्जिद बनी हो या मंदिर बना हो, एनडीएमसी और एमसीडी ने अभियान छेड़ा हुआ है कि जहां पर रोड सख्त है वहां पर अगर मस्जिद है तो उनको हटाया जाए, मंदिर है तो उनको हटाया जाए, चाहे वो ज़्यादा तो उनको हटा जाए। तो हमारे पास सामने एक मस्जिद है जो 375 साल पुरानी, यानी 300 सदियों पुरानी है, कोई 100 साल 200 साल पुरानी, 300 से अधिक मस्जिद है। सुनहरी बाग मस्जिद कहा जाता है, जो एमसीडी के माध्यम से यहाँ पर एक इश्तिहार किया गया, इस मस्जिद को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन भी है, उद्योग भवन भी है, सेना भवन भी यहीं पर है, जो ट्रैफिक काफ़ी जाम रहता है, उसको लेकर इस पर एक ध्यान किया गया था। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना मुस्लिम बोर्ड जो है संज्ञान ले रहा है कि आखिर का इतनी पुरानी मस्जिद को क्यों हटाया जा रहा है। क्या इस लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं हो सकती है? तो उनके जो इस्लाम की हैं निशानियाँ हैं उनको मिटाया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है लगातार कि बीजेपी की जो तानाशाही है या इस लोकतंत्र में जो तानाशाही है वो कहीं ना कहीं मस्जिदों को ही टारगेट किया था। लेकिन बता दें
कि दिल्ली के अंदर मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, अगर वो रोड की समस्या बनता है तो उनको हटाया जाता है, बाकायदा उनको नोटिस भी दिया जाता है, उसके बाद उनको शिफ्ट किया जाता है या फिर उनको पूरी तरह से हटा दिया जाता है। यही मार्ग है कि पूरा रोड शाम को ब्लॉक हो जाता है, पूरा रोड है, कई तरह का रोड है, क्योंकि यहाँ पर पूरी आवाजाही शाम को फुल शुरू रहती है, क्योंकि बगल में यहाँ पर एक मजार थी, वो भी हटाई। लेकिन अब कई ऐसे मुस्लिम पक्ष जो मौलाना है, उन्होंने कहा है कि इस मस्जिद को हटाना, यानी कि बाबरी मस्जिद को हटाना, यानी कि जो बाबर मस्जिद हटाई गई थी, जो आज भगवान राम का वहाँ मंदिर बनाया जा रहा है, उसको जोड़ा गया है। यानी कि 300 साल से अधिक पुरानी ये मस्जिद है, सुनहरी बाग जिसको बोला जाता है। यहाँ पर कुख्यात कहते हैं कि यहाँ पर उस समय काफ़ी विवादित रही मस्जिद है और इसको कई नामों से भी पहचाना जाता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो एनडीएमसी और एमसीडी ने जनता की राय मांगी है 1 जनवरी शाम तक जनता की राय मांगी है, क्या इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए या न हटाया जाए, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जो समय है अब दिया गया है और हमें एनडीएमसी ने भी हवाला किया है कि इस मस्जिद में शिफ्ट किया जाएगा। देखने वाली बात होगी क्या दिल्ली के अंदर इसी तरह से और भी मस्जिद हैं और मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं जो रोड पर आते हैं। दिल्ली से अजय चौहान, आप देख रहे हैं इंडिया वाइज। लखनऊ में अवैध निर्माण को रोकने गई राजस्व टीम पर हुआ हमला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम पांडे। अवैध कब्जे के मामले में लगातार शिकायतों के बाद एसडीएम बीकेटी ने कार्रवाई के दौरान राजस्व टीम पहुंची थी। राजस्व टीम पर हुआ हमले के बाद लगातार कहा जा सकता है कि जो राजस्व टीम पहुंची थी और जो लेखपाल हैं वहाँ के, उनकी तरफ से जब निरीक्षण किया जा रहा था, ज़मीन की पैमाइश की जा रही थी, उसी वक्त उसके जो कर्मी थे उन सभी पर हमला हुआ। ग्राम प्रधान के ऊपर भी ईंट पत्थर से जो हमला है वो किया गया। लगातार कहा जाता है इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लाख कवायद चलते हैं कि अवैध कब्जे को लेकर के लगातार जो अभियान है वो चलते हैं। उसके बावजूद भी लगातार जो कब्जाधारी हैं कब्जे पर बरकरार है, लगातार उनके कब्जे जो है देखे जाते हैं। साफ तौर से कहा जा सकता है कि नैनी के ग्राम प्रधान की तरफ से लगातार जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की मांग की जा रही थी, लेकिन लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई जब नहीं हो रही थी तब जाकर के ग्राम प्रधान ने एसडीएम के पास अपनी शिकायत की। शिकायत के बाद जो वहाँ के लापरवाह लेखपाल थे उनको फटकार के बाद जब वहाँ पर भेजा गया, तब जो कथित भूमाफिया हैं उनकी तरफ से वहाँ पर हमला किया जाता है और राजस्व टीम के ऊपर जब हमला होता है उसके बाद ग्राम प्रधान ने थाने पर तहरीर दी। अब देखना ये होगा कि उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होती है, किस तरीके से चीज़ें होती है। मैं शुभम पांडे, इंडिया वाइज से राहुल पाठक के साथ। अमरोहा में पुलिस ने शुरू की नई पहल, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अमरोहा पुलिस की बड़ी पहल शुरू हुई है, जहां पर बुलेट मोटरसाइकिल पर सलेंसर लगाकर पटाखे छोड़ने वालों पर यहां कार्रवाई की गई है। जहां पर गजरोला कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा चौक चौराहे पर क्षेत्राधिकारी श्वेता भास्कर और एसडीएम की मौजूदगी में कार्रवाई की गई, जहां पर 25 बुलेट मोटरसाइकिल ऐसी हैं जिनमें से पटाखे वाले सलेंसर लगे थे, उनको निकाला गया और उनको चौराहे पर रखकर उनको रोलर चला कर प्लेन कर देगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, ये वो रोलर चलाया गया इन सलेंसरों पर, जो लगभग 25 ऐसे सलेंसर हैं जिन पर पटाखे लगाकर यहाँ पर उनको पूरी तरह से रोलर चलाकर उनको नष्ट कर दिया गया है। सीओ श्वेता भास्कर और एसडीएम की मौजूदगी में कार्रवाई हुई है। अमरोहा पुलिस की ये बड़ी पहल है और यातायात के नियमों का पालन करने को लेकर लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। आगरा में हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को लेकर शुरू हुई सख्ती। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर कादरी। आगरा नगर निगम का हाउस टैक्स डिपार्टमेंट अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। आगरा नगर आयुक्त के आदेश पर हाउस टैक्स डिपार्टमेंट के छत्ता जोन के इंचार्ज विजय कुमार सिंह की लीडरशिप में आगरा में अब तक 20 बिल्डिंगों के ऊपर सीलिंग की कार्रवाई की गई है, जिनको नोटिस दिया गया था हाउस टैक्स जमा कराने के लिए, जिन्होंने जवाब नहीं दिया, जिनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई है। सिर्फ 2 दिन के अंदर कुछ लोगों ने सीलिंग की कार्रवाई से बचने के लिए हाउस टैक्स डिपार्टमेंट में 20 लाख रुपए जमा कराए हैं। साथ ही छत्ता जोन के इंचार्ज विजय कुमार सिंह ने एक थाना ताजगंज क्षेत्र के पैसिफिक मॉल पर भी सीलिंग की कार्रवाई की है, जिस पर तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख रुपए बकाया था, जो कि उसको नोटिस दिया गया था। नोटिस का जवाब भी नहीं देने पर उस पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। हाउस टैक्स डिपार्टमेंट की आगरा में
टीमें डिप्लॉयड कर दी गई हैं। जिन लोगों ने हाउस टैक्स नहीं जमा किया उनको नोटिस दिया जा रहा है और जो लोग नोटिस का जवाब भी नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। आगरा से कैमरामैन बीके के साथ में आमिर कादरी, ये वॉइस। बस्ती में विद्यालय का बना दिया उड़ता पंजाब, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता बबुंदर यादव। विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन बस्ती जनपद के बनकटी क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज में जिस विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसी विद्यालय के शिक्षक उस विद्यालय में गांजा का नशा करते हैं। तो क्या वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे जब वो खुद जो है नशा में आते हैं और वो विद्यालय में खुद गांजा का नशा करते हैं। जब इसकी शिकायत वो स्कूल के प्रबंधक ने जो है जिला विद्यालय निरीक्षक से की, तो जिला विद्यालय निरीक्षक ने इसकी जांच कराई और वहाँ से स्पष्टीकरण मांगा। तो स्पष्टीकरण में चार शिक्षकों ने जो है अपना स्पष्टीकरण दिया। इससे साफ पता चल गया कि वाकई में यहाँ के जो लोग शिक्षक हैं ये गांजा का नशा करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है कि आखिर इस तरीके से ये गांजा का नशा करेंगे तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। तो इस पर जो है जिला विद्यालय निरीक्षक ने इनके जो है जो जितने भी लोग हैं वहाँ नशा करते हैं, जो भी इसके जांच में पाए गए, उन पर जो है उनका वेतन रोकने का आदेश दिया और इस तरीके से आगे की कार्रवाई की बात कही। तो लगातार जिस तरीके से लोगों का एक विश्वास है जो कि शिक्षा पढ़ने के बाद ही लोग जो है देश के भविष्य माने जाते हैं जैसे, और तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा पर जो है जो क्या शिक्षा देंगे इस पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। आखिर अभी तक किस तरीके से विद्यालय चल रहा है, इस पर अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए बबुंदर यादव। हरदोई में पुलिस अधीक्षक ने रात में बाइक पर बैठकर किया गश्त, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। बीच में पुलिस अधीक्षक कल मोटरसाइकिल पर निकल पड़े। हालांकि कल उन्होंने जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं उनके कल पॉइंट भी चेक किए और उनको दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि ठंड बढ़ते ही पुलिस की मुस्तैदी इसलिए ज़रूरी होती है कि रात बिरात किसी के घर के कोई घर पे नहीं है तो उनके ताले ना टूट जाएं या कोई लुटेरे कहीं लूट ना कर लें या चोर कहीं कोई चोरी ना कर ले। तो इसके चलते कल पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने अपनी मुस्तैदी दिखाई और कल वो भ्रमण पर निकल पड़े। और आपको बता दें ऐसी कड़ाके की ठंड पर वो बुल मोटरसाइकिल से निकले हैं। ये देखने की बात है कि आखिरकार एक जिले का कप्तान वो मोटरसाइकिल पर रात में गश्त कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सभी पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं और थाना प्रभारी हैं उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं, यदि रात में कहीं चोरी हो गई, अगर वो लोग कहीं कोई पुलिसकर्मी सोता पाया गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखने की बात होगी कि पुलिस अधीक्षक का ये आदेश पुलिसकर्मियों के लिए कितना पुलिसकर्मी इसका निर्वहन करते हैं। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। अलीगढ़ में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। बेरहम पति ने अपनी पत्नी की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना बरला इलाके के ग्राम गाजीपुर से सामने आया है, जहां गृह क्लेश के चलते एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। इधर जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। आनन फानन में पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेने के बाद शव का पंचनामे की कार्रवाई करने के उपरांत शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया है। तो वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्र अधिकारी सर्जना सिंह के द्वारा बताया गया है कि गृह क्लेश के चलते ये हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें एक पति ने अपनी ही पत्नी को चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि चर्चा ये भी है कि पिछले 20 साल से शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक दोनों ही पति पत्नी को कोई संतान का सुख नहीं मिला था, जिसके चलते घर में गृह क्लेश का माहौल था। आए दिन किसी न किसी बात पर विवाद चलता था। मुख्य कारण 20 साल बीत जाने के बाद भी पत्नी अपने पति को संतान का सुख नहीं दे पाई थी। तो कहीं ना कहीं कारण ये भी सामने आ रहा है कि पति ने इसी कारण से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। जालौन में ओवरलोडिंग में लगे माफियाओं के हौसले हुए बुलंद, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। ओवरलोडिंग में लगे माफियाओं के हौसले लगातार जालौन में बुलंद दिख रहे हैं, जहां जालौन के संभाग परिवहन अधिकारी को परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र का है, जहां जालौन कोतवाली क्षेत्र में सहायक परिवहन अधिकारी जो कि
ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। वहीं कार्रवाई करने के दौरान एक माफिया ने उनको परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसको लेकर संभाग परवान अधिकारी ने इसको लेकर जालौन कोतवाली में शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई करवाई है, जहां पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं लगातार जालौन में माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद दिख रहे हैं, जहां माफिया लगातार अब आला अधिकारियों को भी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। गाजियाबाद में कलयुगी बेटे ने ली अपनी ही मां की जान। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र की अमन गार्डन कॉलोनी में आज एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। कलयुगी बेटे ने नशे के पैसे नहीं देने पर अपनी मां की धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। जब पड़ोसियों के घर में शोर सुनने की आवाज़ आई तो पड़ोसी घर पहुंचे और देखा कि उसकी मां की लाश फर्श पे पड़ी हुई है, जिसको देखते हुए पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। जब मौके पे पुलिस पहुंची तो पुलिस ने मां का वो सबको हिरासत में कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी लोनी का कहना ये है कि मां बेटे में अक्सर पैसों को लेकर झगड़ा होता रहता था, लेकिन आज झगड़ा इतना बढ़ गया जिसके बाद बेटे ने नशे का आदी होने के कारण अपनी मां पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मां की वहीं तड़प तड़प के मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल कलयुगी बेटे को, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। मैं गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। गाजीपुर में डॉन मुख्तार अंसारी के साले पर हुई बड़ी कार्यवाही। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। 911 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के करीबियों पर हुई बड़ी कार्रवाई। गाजीपुर से जंगीपुर का ये मामला है, जहां उनके साले आतिफ रजा की संपत्ति जो कि किसी दूसरे के नाम पर उन्होंने ट्रांसफर की थी, जो कि उनके रिश्तेदार थे, उनके 28 लाख की बेनामी संपत्ति को आज प्रशासन ने फ्रीज कर दिया। और इससे पहले भी माफियादार मुख्तार अंसारी के जो भी गुर्गे थे उन पर बड़ी कार्रवाई की है। और हम आपको ये भी बताएं कि मुख्तार अंसारी के साले आतिफ पर गैंगस्टर एक्ट के भी मुकदमे लंबित है और प्रशासन की है बड़ी कार्रवाई। इससे पहले करोड़ों की संपत्तियां माफियादार मुख्तार अंसारी की सहयोगियों की कुर्की भी हो चुकी है और प्रशासन की यह टेढ़ी नजर गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने दिए हैं साफ निर्देश, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के करीबियों पर लगातार प्रशासन की टेढ़ी नजर बनी हुई है। आज की यह कार्रवाई इंडिया वॉइस के लिए सुनील तिवारी, कैमरामैन के साथ सुशील तिवारी, गाजीपुर। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।